पृथ्वीराज रासो के अध्यापन के अंतर्गत पृथ्वीराज रासो का कथानक रूढ़ियाँ, इन विषयों पर व्याख्यान मेरा हो चुका है। पृथ्वीराज रासो की जो संपूर्ण कथा है उसके अंतर्गत क्या क्या घटित हुई है और अंततः पृथ्वीराज की मृत्यु, यहाँ तक की जो कथा है उस पर व्याख्यान हो चुका है। आज का जो विषय है वह है पृथ्वीराज रासो में चित्रित तदयुगीन समाज, तदयुगीन जीवन। उस समय का समाज कैसा था, उस समय का परिवेश क्या था, उन सब विषयों पर, बिंदुओं पर आज मैं चर्चा प्रस्तुत कर रही हूँ। पृथ्वीराज रासो के ऐतिहासिक पक्ष को लेकर प्रामाणिकता अप्रामाणिकता संबंधी विवाद इतना ज़्यादा है कि उसके अलावा उसकी साहित्यिक महत्ता की ओर लोगों का ध्यान अक्सर नहीं जाता। बस उसकी प्रामाणिक और अप्रामाणिक होने की बातों में ही लोग उलझ के रह जाते हैं। इस विवाद का एक जो महत्वपूर्ण कारण है वह है इसकी भाषा। पृथ्वीराज रासो की जो भाषा है उसे आलोचकों ने दुर्भेद दीवाल की संज्ञा दी थी। भाषा की कठिनाई के बाद भी रासो की साहित्यिक विशिष्टता का उद्घाटन सबसे पहले करने का साहस विपिन बिहारी त्रिवेदी जी ने किया था। साहित्य कहीं भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपने समाज को, अपने जीवन को प्रतिबिंबित करता है। इसीलिए कहा भी जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। इस संदर्भ में पृथ्वीराज रासो पर विमर्श करते हुए उसकी पूरी पृष्ठभूमि और विवेचन को ध्यान में रखना आवश्यक है। उसकी प्रामाणिकता और संभावनाशीलता के प्रसंग में उन सारे प्रसंगों को ध्यान में रखना होगा जिसका वर्णन पृथ्वीराज रासो में किया गया है। यह सत्य है कि अंततः ऐतिहासिक प्रामाणिकता से निरपेक्ष होकर साहित्य दृष्टि से ही इस ग्रंथ का मूल्यांकन करना उचित और सार्थक माना गया है। साहित्य कवि या लेखक की जो सृष्टि होती है वह चारों ओर फैले बाह्य जगत के अनुभवों से निर्मित होती है। कोई भी साहित्यकार जो भी रचना करता है वह उसकी अंतः प्रेरणा के साथ साथ उसके बाह्य परिवेश से भी संबलित होता है। व्यक्ति जिस समाज के बीच रहता है वही उसके राग, द्वेष और हर्ष विषाद का सृष्टा होता है। उसके प्राप्त अनुभवों के ताने बाने उसके मन की रचना होती है जो कवि या लेखक की कृति का कारण होता है, उत्स होता है। पृथ्वीराज रासो इतिहास प्रसिद्ध पुरुष को केंद्र में रखकर लिखा गया काव्य है, लेकिन वहाँ इतिहास गौण है और वह चरित काव्य बनकर रह गया है। आचार्य द्विवेदी के शब्दों में वह केवल कवि की कल्पना वृत्ति को उकसाने और मनोहर तर जगत के निर्माण के लिए सहायक है। अतः इस कल्पना की उड़ान और संभावनाओं की दिशा निर्धारित करने वाले तथ्यों तथा तत्कालीन समाज की वास्तविकता की झलक प्राप्त करने का प्रयास इसमें अपेक्षित है। पूरा प्रयास किया गया है कि पृथ्वीराज रासो में तत्कालीन समाज जीवन चित्रित हो। उस युग के जातिबद्ध समाज में युद्ध की जाति विशेष अर्थात राजपूतों का दायित्व था। वे राजा थे, अतः अपने राज्य की रक्षा के लिए युद्ध करना उनके लिए अनिवार्य था। पश्चिम की ओर से होने वाले दुर्दांत विदेशी आक्रमणकारियों का सामना करने के लिए उन्हें तत्पर रहना होता था। हमेशा इन आक्रमणकारियों से रक्षा ही युद्ध का कारण नहीं होता था। कभी कभी अपने शौर्य, पौरुष और पराक्रम को प्रमाणित करने के साधन के रूप में भी युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती थी।
ज्यादातर जो युद्ध है वह अपने शौर्य, पौरुष और पराक्रम को प्रमाणित करने का साधन बन जाता था। पारंपरिक महिमा गान के बावजूद स्त्री उस युग में विलास का उपकरण या पराक्रम पूर्वक जीती हुई वस्तु मात्र थी, जो विजयी राजा के दर्प का पोषक होती थी। राजा राज्य को जीतता था और उसमें उस राज्य के राजकुमारी को वर्णन करना जैसे उसका अभिन्न भाग हो। लगता नहीं था कि अपने पौरुष और पराक्रम को दिखाने के लिए या अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए युद्ध किया गया है। लगता था कि नहीं, कहीं न कहीं उस राजकुमारी को प्राप्त करने के लिए ही इस युद्ध को किया गया है। कुछ इस तरह का चित्र पृथ्वीराज रासो में दृष्टिगत होता है, क्योंकि हर युद्ध के बाद जो राजकुमारी है उससे पृथ्वीराज का विवाह होता दिखाया गया है। युद्धों और विवाहों का अन्योन्याश्रित संबंध इस युग के लिए सामान्य प्रसंग था। मोहम्मद गोरी के साथ युद्ध के मूल में भी इसी तरह के कारण की कल्पना कर ली गई है। कहा गया कि गोरी अपने दरबार की सुंदरी चित्ररेखा पर आसक्त हो गया और जबरदस्ती उसे हरम में डालना चाहा। चित्ररेखा और उसके प्रेमी उमराव गोरी के अत्याचार से आत्मरक्षा के लिए पृथ्वीराज की शरण में आ गए। इस स्थिति में शरणागत की रक्षा के लिए पृथ्वीराज को गोरी से युद्ध करना पड़ा। तात्पर्य यह है कि इस युग में या तो किसी रूपवती कन्या को प्राप्त करने के लिए युद्ध करना पड़ता था, या युद्ध में हार जाने के बाद विजित राजा जैसे विजयी राजा को अनेक प्रकार के बहुमूल्य उपहार भेंट स्वरूप प्रदान करते हैं, उसी तरह अपनी कन्या भी भेंट में दे देते थे। पराजित राजा की कन्या से विवाह कर लेना विजय की पूर्णाहुति होती थी। विवाह मात्र अहंकार की तुष्टि या साधन बन जाए, यह मध्यकालीन सामंती मानसिकता की क्षयशीलता का प्रमुख लक्षण है। वीरता के ऐसे खोखलेपूर्ण, आडंबरपूर्ण आदर्श बने जिसमें किसी को अपने सामने अपने आप को प्रमुख दिखाना, अपने शौर्य को दिखाना, दूसरे राजा के सुंदरी हरण को सफल बनाना, ये सारे जो कर्म थे, यह उस समय की मानसिकता को, उस समय के समाज को की जो निरंकुशता थी उसके साक्षी है, उसके साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे हैं। जब राजा युद्ध की योजना बनाने के बाद पूरा 1 वर्ष अपनी रानियों से अनुमति लेने में बिता देता हो, वहां युद्ध जैसा विषय जो है वह हास्यास्पद हो जाता है। प्रजा ऐसे विलासी और युद्ध प्रिय राजाओं की अहंकार तुष्टि का साधन बनकर रह जाती है। यह उस हरासोन्मुख सामंती समाज का चित्र है जिसके लिए आचार्य द्विवेदी का कहना है, आश्रयदाता राजाओं के गुण कीर्तन और काव्यगत रूढ़ियों पर आधारित साहित्य सुक्तियों को जन्म दे सकता है, पर वह समाज किसी को नए रास्ते पर चलने की स्फूर्ति नहीं दे सकता। इसी से हरासोन्मुखी सामंती शक्तियों के अंतर्विरोध का चित्रण करने वाले इस महाकाव्य की वीर भावना में नामवर सिक्कों न महाभारत का उदात्त शौर्य और पराक्रम दिखा, न इसकी श्रृंगार भावना में कालिदास जैसी मुग्ध तन्मय भावुकता दिखी। कवि ने अपनी कल्पना वृत्ति को उकसाने और मनोहरतर जगत के निर्माण के लिए इतिहास को माध्यम बनाया है। वह अपने युग के जिस समाज के सुख दुख से विचलित हुआ, वह कौन सा वर्ग था? कवि के रात्मक संबंधों की व्याप्ति का वृत्त कितना बड़ा है? इन प्रश्नों का उत्तर थोड़ा निराश करता है। ये प्रश्न तत्कालीन जो समाज थे उसको हाशिए पर रखता हुआ दिखाई देता है। सामंती समाज का आडंबरपूर्ण जीवन, व्यक्तिगत निष्ठाओं के लिए मर मिटने का संकल्प, हंसते हंसते प्राण को उत्सर्ग करने का निर्भय साहस, स्वाभिमान और दर्प भरे वीरत्व का अनोखा आदर्श, जिसमें बड़ी बड़ी कुर्बानी करने की शरणागत रक्षा, निष्ठा और स्वतंत्रता जैसे जीवन के परम मूल्य निहित थे,
उनसे उनको रासो में अवश्य साकार किया गया है। रासो द्वारा स्थापित ये जीवन मूल्य ही उसकी अद्भुत लोकप्रियता के आधार है। लगातार होने वाले विदेशी आक्रमणों और अपने आसपास के राजाओं के साथ आए दिन होने वाले युद्धों में हार जीत की अपेक्षा योद्धा का व्यक्तिगत शौर्य, साहस और निर्भीकतापूर्ण आत्म बलिदान जनमानस की वीर पूजा की भावना को विशेष रूप से प्रभावित करता है। जनमन के आराध्य गुणों का अधिष्ठान होना ही पृथ्वीराज रासो की ऐसी व्यापक लोकप्रियता का कारण है, जो अकबर और कर्नल टॉड जैसे लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकी थी। उस ह्रासशील सामंती जीवन में कोई उज्जवल पक्ष बचा हो तो व्यक्तियों के स्तर पर निष्ठापूर्ण समर्पण, आत्मबलिदान और शरणागत की रक्षा जैसे वीरत्व के महनीय आदर्शों को किसी नायक में साकार होते देख पाने की आशंका। कहना न होगा कि इन गुणों के जीवंत और आवेगमयी अभिव्यक्ति पाठक और श्रोता को अभिभूत कर देती है। इस दृष्टि से पृथ्वीराज रासो अतुलनीय है। साहित्य का विकास क्रम वस्तुतः कार्य कारण श्रृंखला का परिणाम होता है। वर्तमान का स्वरूप विगत की संभावनाओं में ही निर्दिष्ट होता है। दूसरी ओर वही वर्तमान अपने भीतर अनागत के विकास के अनेक बीज छिपाए होता है, जिसे केवल किसी क्रांतिदर्शी सर्जक की प्रतीक्षा रहती है। आदिकालीन हिंदी साहित्यकार, विशेषकर जो पृथ्वीराज रासो के वशिष्ठ के सारे विधायक तत्व उसके पूर्व युग की परिस्थितियों में निहित थे। किसी केंद्रीय शक्ति के नेतृत्व के अभाव में छोटे छोटे राज्यों के रूप में न केवल देश की शक्ति विभाजित और छिन्न हो जाती है, बल्कि लोगों की निष्ठाएं और जीवन दृष्टि भी एक छोटे से परिवेश में संकुचित होकर रह जाती है। किसी के पास कोई व्यापक राष्ट्रीय चेतना, कोई महत धारणा, कोई उदार दृष्टि होने का प्रश्न ही समाप्त हो जाता है। छोटे छोटे राज्यों के शासकों के छोटे छोटे राग द्वेष के प्रसंग ही उनके लिए प्राणोत्सर्ग या किसी के प्राण लेने के कारण बन जाते हैं। ये सारे जो तथ्य हैं, ये पृथ्वीराज रासो में दृष्टिगत हैं। विद्वानों के लिए पृथ्वीराज विजय के इतिहास पोषित तत्वों की तुलना में रासो की इतिहास विरुद्ध सूचनाओं को स्वीकार करना कठिन हो गया। पृथ्वीराज रासो के महत्व को प्रभावित विद्वत वर्ग के लिए यह निर्णय चुपचाप स्वीकार कर लेना संभव नहीं था। अतः रासो की प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता संबंधी विवाद के समर्थन और विरोध में बड़े बड़े इतिहासज्ञ तथा इतिहास के मूर्धन्य लोग लगे रहे। सारे विवाद का विश्लेषण करने के उपरांत आचार्य शुक्ल ने इसके इतिहास विरोधी तथ्यों और बेठिकाने की भाषा से क्षुब्ध होकर इसे संदिग्ध ग्रंथ की कोटि में रख दिया। लेकिन उस युग की शिक्षित जनता की चित्तवृत्ति को निर्दिष्ट करने में सहायक ग्रंथ के रूप में इसका महत्व जरूर स्वीकार किया। अपने इतिहास के इस युग को वीर गाथा काल नाम देने में शुक्ल जी द्वारा इस ग्रंथ के योगदान की स्वीकृति स्पष्ट है। पर जिस ग्रंथ के लिए आचार्य शुक्ल जी किसी का काम का न होना जैसे निर्णय दे दे, उसे कुछ काम लायक है या नहीं यह जानने के लिए प्रयत्नशील होने का साहस भी आसान नहीं था। आचार्य द्विवेदी ने मोहनलाल विष्णु पांड्या द्वारा रासो के संपादन के दुरूह कार्य को आगे बढ़ाने का काम शुरू किया। 69 सदियों वाले विशाल ग्रंथ में से उनके मूल अंश का संधान करने के लिए उसके मान्य आधार और दिशा निर्धारित करना जरूरी था। इस विकट कार्य के लिए यथासंभव विवेक और श्रमपूर्वक निर्णायक कसौटियां तय की और उनके आधार पर पृथ्वीराज रासो का संपादन किया। इसे स्वीकार करते हुए कि रासो के मूल रूप को निर्भ्रांत और त्रुटिहीन रूप से निर्दिष्ट कर पाना लगभग असाध्य है, विद्वानों ने रासो के इस संक्षिप्त संस्करण को मान्यता दी। माता प्रसाद गुप्त, जो समय समय पर रासो के पाठ आदि के संबंध में गहरी छानबीन करते रहे हैं, उन्होंने भी कुछ आपत्तियों के बावजूद इसे महत्वपूर्ण प्रयास माना। रासो का कथानक अत्यंत मार्मिक स्थल है। बंदीगिरी में पड़े अंधे, असहाय और एकाकी पृथ्वीराज की मर्मांतक पीड़ा और पश्चाताप
दग्ध मन स्थिति का चित्रण, अपने युग के अद्भुत पराक्रमी योद्धा का पश्चाताप से भरा लंबा स्वगत कथन मर्माहत करने वाला है। अपनी भुजाओं की शक्ति पर अखंड विश्वास के बल पर अनेक युद्धों के विजेता वीर के दर्प के धूल धूसरित होने की पीड़ा की त्रासदी असाधारण है। चंद ने इस संपूर्ण प्रसंग का अत्यंत कारुणिक चित्र प्रस्तुत किया है। उस पराक्रमी वीर के लिए ईश्वर की शरण में जाने के अलावा कोई विकल्प न रह जाए, यह पृथ्वीराज के जीवन का सबसे करुण पर्यवसान है। इस प्रसंग में चंद की सहृदयता मन को छू देती है। उस युग के सामंती जीवन के गौरव गान में तत्कालीन समाज के सुख दुख के विषम कवि होने के भाव जगत से बाहर छूट गए हैं। कहीं कहीं कुछ झलक मिल जाती है। पृथ्वीराज अपनी नई रानी के साथ रति क्रिया में लीन है। उनको राजकाज से कोई प्रयोजन नहीं रह गया। ऐसी स्थिति में शहाबुद्दीन गोरी के आक्रमण से त्रस्त आरक्षित प्रजा राजा तक अपनी गुहार कैसे पहुंचाई, इसकी चिंता में लोगों की घबराहट का सुंदर चित्रण हुआ है। और जो सारा काव्य है वह केवल सामंतों के व्यक्तिगत विरोचित दर्प का ऐसा रूप प्रस्तुत करता है जिसमें प्राण देकर भी शरणागत की रक्षा करना, स्वाभिमान, निष्ठा, समर्पण आदि आदर्श जीवन मूल्य के रूप में प्रतिष्ठित है। उस सामंती समाज के सामने कोई बड़ा लक्ष्य नहीं था। उनके लिए राष्ट्रीय चेतना का कोई संदर्भ नहीं था। छोटे छोटे राज्यों की सीमाओं की तरह मनुष्य की अवधारणाएं और जीवन मूल्य भी उसकी वैयक्तिकता के वृत्त में सिमट आए थे। इस विखंडित शक्तियों के बीच जहां आए दिन युद्धों के प्रसंग आ जाते हो, वहां हार जीत सबसे बड़ी बात थी। प्राणों के बलिदान का निर्भय साहस, स्वाभिमान की रक्षा, दर्पपूर्ण वीरत्व, किसी को दिए गए वचन का प्रण देकर भी निर्वाह करना, ये मूल्य ही उस युग की वीर पूजा के विधायक तत्व बन गए। अल्लाहुदल की जीत नहीं हुई थी, पर उन्होंने अपने दिए गए वचनों का पालन करने में अपने प्राण दे दिए। यह गुण उस युग में उन्हें और इसी तरह के को ही नायक बना देने का बहुत बड़ा आधार है। उस हराशील सामंती समाज में वैयक्तिक स्तर पर वीरत्व के इन महनीय गुणों को किसी नायक में साकार होते देखना उस युग की वीर पूजा का आकांक्षित आदर्श था। इस तत्व की अत्यंत प्रभावशाली अभिव्यक्ति होने के नाते पृथ्वीराज रासो को मध्ययुगीन भारतीय समाज का काव्यात्मक इतिहास कहा गया। तो इस तरह हमने आज के व्याख्यान में पृथ्वीराज रासो में उस समय का जो समाज और जीवन था उसके चित्र को देखा। पृथ्वीराज रासो का जो उपसंहार है, अंततः उसके कथानक का जो मूल उद्देश्य है, उस पर जो प्रचलित वाद विवाद मान्यताएं हैं आलोचकों की, विद्वानों की, उन सारे वैशिष्ट्यों को देखा, उस पर विमर्श किया और इस तरह आज का हमारा व्याख्यान समाप्त होता है।